गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करें देश देशांतर के अंदर तो ईयू समिट एंड उसके एक्सपेक्टेशंस की बात की गई है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है वो यहाँ पर आप देखोगे तो इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो की है। यहाँ पर आप देखो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोस जिसको बोलते हैं, इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है वर्चुअल। द प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट स्पीच एट यूनाइटेड नेशन इंडिया रिस्ट्रिक्टेड। अभी जो नॉन परमानेंट मेंबर में, जो यूनाइटेड नेशन के नॉन परमानेंट मेंबर में हमारा जो सिलेक्शन हुआ है उसके बाद पहली स्पीच आप कह सकते हो। और ये जो इकोसोस है मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन के, इसकी 75th एनिवर्सरी है दिस ईयर और 1945 में ये बना था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब किसी चीज़ का 75 एनिवर्सरी होता है या 100th ईयर होता है या 50 ईयर होता है, हाफ सेंचुरी, तो इम्पोर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो पहले हम थोड़ा ईयू के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस आर्टिकल पे आएंगे। ईयू के बारे में ये बात की गई है कि वर्चुअल समिट हुआ है एक्चुअल में हमारे भारत का और ईयू का, इंडिया प्लस ईयू दोनों का वर्चुअल समिट। अब दोनों के मायने क्या है? तो एक्चुअल में क्या है कि ईयू समझता है चाइना को राइवल समझता है। क्यों समझता है? आप लोग अच्छी तरह से समझते हो। इसलिए समझता है कि चाइना इंटरनेशनल लॉ को बिना फॉलो किए और सब जगह वायलेशन करता जा रहा है, तो अनस्टेबिलिटी आती है और यूरोपियन यूनियन लॉ के ऊपर चलने वाला है। तो इंडिया के अनुसार ईयू इंडिया को क्या समझता है? तो ईयू इंडिया को अपना सपोर्टर समझता है। अगर सपोर्टर समझता है तो रिफॉर्म होना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए, ईयू बढ़े। हालांकि दोनों के लिए मुद्दा ये टेररिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है, दोनों बात करता है अक्सर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के। एक बड़े बाज़ार की ज़रूरत है ईयू को, क्योंकि ब्रेक्सिट हुआ है, आपको ये अच्छी तरह से पता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ईयू के साथ संतुलित है, बजाय चाइना के साथ। तो चाइना सरप्लस में है, हम माइनस में चलते हैं। पहले ईयू क्या करता था? जियोपॉलिटिकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, नहीं सोचता था। उसका एम होता था इकोनॉमिकली हम किस तरह से आगे बढ़ें। क्या ईयू का असल में ईयू का लॉ को नॉर्म करने का ज़्यादा होता था। हाँ, देखने वाली बात ये ज़रूर होगी, अगर ईयू के साथ भारत की नज़दीकी जाती है तो क्या ये इंडो पैसिफिक में किस तरह से काम करेगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी नहीं, चाइना की जो अर्थव्यवस्था है भारत से 5 गुना ज़्यादा है, 5 टाइम्स। तो भारत को इसके लिए सोचना होगा। और जिस तरह से राइवलरी देखने को मिलता है बॉर्डर के पास, ये भी एक बहुत चिंतनीय विषय है। हाँ, एक बात का जोर चैलेंज में आप यूज़ कर सकते हो कि देखो असल में हुआ क्या था, सोवियत यूनियन और यूएसए दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, सामरिक स्थिति में दोनों बराबर थे, लेकिन इकोनॉमिकली कहीं यूएसए बहुत आगे था और ये सोवियत यूनियन बहुत बैकवर्ड चला गया। और यही शायद वजह था जिसके कारण सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। ईयू पर्यावरण को लेकर के बहुत सजग रहता है। भारत भी इन्वायरमेंट में अच्छा वर्क कर रहा है, तो ईयू और इंडिया दोनों साथ मिलकर के काम कर सकता है। एक ईयू इंडिया स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। देखो, ग्लोबल कन्वर्जेंस दोनों के साथ है। ईयू भी चाइना के पाले में नहीं आना चाहता, इंडिया भी चाइना के पाले में नहीं आना चाहता। तो बायलैटरल ट्रेड या एफटीए जिसे हम लोग कहते हैं। अब देखो, एक छोटा सा टर्म है कि चाइना से हम लोग सोलर पैनल बहुत लाते हैं, हम लोग बहुत बाई करते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन में जर्मनी सबसे ज़्यादा सोलर पैनल में आगे हैं। तो हम सोलर पैनल का उपयोग उसके सहायता से कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये बैकग्राउंड हुआ पूरा का पूरा आर्टिकल का। अच्छा आर्टिकल था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो इंपोर्ट मैकेनिज्म सिस्टम के बारे में बात की गई है।
व्हाट इज इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम मैकेनिज्म, पहले तो इसको समझते हैं। इट इज पुटिंग इन अ प्लेस प्रोडक्ट स्पेसिफिक मॉनिटरिंग सिस्टम और अलाइंग ओनली थ्रू लाइसेंसिंग बाय एडिंग देम टू रिस्ट्रिक्ट, मतलब लाइसेंस के थ्रू इसको ऐड करके इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इट विल हेल्प प्रोडक्ट स्पेसिफिक इम्पोर्ट्स कंट्रोल बेस्ड क्वालिटी, मतलब कि अच्छी क्वालिटी वाली होगी और नहीं होगी तो दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। सच मैकेनिज्म, ऐसे मैकेनिज्म को रेगुलेट किया जाता है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत। यही अप्रूवल देता है डायरेक्टरेट जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एक नोडल एजेंसी है इसका। इट नोटिफाइज द रिजाइम ऑफ रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, यही पूरी की पूरी कार्यशैली देखती है। ऑल द गुड्स आर क्लासिफाइड ऑन टू 8 डिजिट इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम। 8 डिजिट में, गलती से प्लेस वगैरह में दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है। एज ऑन डेट टेम्पररी और द एक्सपोर्टेबिलिटी ऑफ आइटम्स इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। देखो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। प्रोहिबिटेड आइटम्स, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स इंक्लूडिंग आइटम्स रिजर्व फॉर STES और रिक्वायरिंग परमिशन की ज़रूरत होती है। फ्रीली इम्पोर्टेबल, एक ऐसा जो फ्रीली इम्पोर्ट किया जा सके। गवर्नमेंट टेक नेसेसरी पॉलिसीज़, गवर्नमेंट सही पॉलिसीज़ ले सकती है। ये प्रोडक्ट के ओरिजिनल कंट्री में जाने की बात कही जा सकती है। इम्पोर्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब जो पेरिशेबल आइटम होता है उसके लिए तो कुछ और रूल्स होंगे, या फिर कोई हार्ड जैसे राइस वगैरह हो गया, जैसे पेरिशेबल फ्रूट्स वगैरह हो गया, तो इसके लिए अलग नॉर्म्स, और राइस वगैरह के लिए, पल्सेस के लिए अलग नॉर्म्स, क्योंकि ये तो सस्टेन करेगा ज़्यादा दिन तक। टैरिफ बैरियर्स जो प्रॉब्लम्स करते हैं। व्हेन 2 countries trade in the goods, certain amount charged as a few by the country, दोनों कंट्री में एक अलग चार्ज करते हैं। In which goods are entered so as to provide revenue to government as well as raise the price of foreign goods so that the domestic companies can easily compete। एक ऐसा ट्रेंड होना चाहिए कि डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान नहीं हो। This fee is in the form of tax or duty which is called tariff barrier. In India today 3,500 goods imports, such tariff are imposed in 1,000 goods, ऐसा है। Non-tariff barriers refer to non-tax measures used by the country government to restrict import from foreign countries। Non-tariff barrier जो है used by country government to restrict import को रोकने के लिए लगाई जाती है। It covers those restrictions which lead to provision formalities or conditions making the import of goods difficulty and decrease market opportunity। मतलब मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ के अनुसार, अवसर के अनुसार इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। दिस नॉन टैरिफ बैरियर्स हेल्प विथ ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ इम्पोर्टेंट्स, बहुत हेल्प करेगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग में। इसके पीछे इम्पोर्ट का आइडिया कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिज्म इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इम्पोर्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये बिल्कुल ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब का इस तरह का ऐसी कहानी नहीं है। ये सर्टेन क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस की बात है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को भी आगे हमको लेके जाना है। Until now India had been following the 3 regime which led to the increase of substandard products getting dumped। देखो क्या होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको कम करना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर बढ़ाना है। वंस द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज नोन अबाउट इम्पोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट्स के डिटेल्स पता चल जाए तो टेक इमीडिएट इनिशिएशन फॉर प्रोडक्शन ईयर, तो यहाँ प्रोडक्शन भी उस तरह से किया जा सकता है। 3 बातें कही जा रही है। नॉट टू डिस्टर्ब द सप्लाई चेन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और इंटरलिंकिंग करना चाहिए विथ एक्सपोर्ट्स, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए सप्लाई चेन को। इम्पोर्टर्स को यहाँ पर कंज्यूमिंग प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, अगर मॉनिटरिंग सही से हुई तो ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, मतलब पारदर्शिता भी आ जाएगी और ऑटोमेटिकली ये रन भी कर जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।